नमस्कार दोस्तों, अपनी A2S अड्डा प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। अपन फर्स्ट टॉपिक अपन पढ़ लेते राष्ट्रपति इसमें। तो राष्ट्रपति का अपन एक वीडियो पढ़ चुके थे, तो इसके बाद अपन आज का वीडियो वापस अपन सेकंड वीडियो पढ़ेंगे अपन राष्ट्रपति। तो अपन राष्ट्रपति में पढ़ रहे थे। राष्ट्रपति है वो अपने राष्ट्रपति किस में है? कार्यपालिका में है। राष्ट्रपति किस में है? यदि अपन राष्ट्रपति की बात करें तो अपना राष्ट्रपति है वो अपनी कार्यपालिका में है। इसमें राष्ट्रपति कार्यपालिका। यदि अपन कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वो अपना राष्ट्रपति होता है। कौन होता है कार्यपालिका का प्रमुख? राष्ट्रपति। तो अपना राष्ट्रपति पूछे कि राष्ट्रपति अपने संविधान का यदि भाग पूछे तो अपने संविधान के भाग कौन से में है? 5 में। यदि अपन अनुच्छेद पूछे तो अपना राष्ट्रपति अनुच्छेद है वो अपने 52 से 78 है। कहाँ से हैं? 52 से 78। तो अपन पिछली क्लास में अपन पढ़े थे, इसमें 52 से अपन 60 तक पढ़ चुके थे। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना यह आता है कि अपना राष्ट्रपति का वर्णन है या कार्यपालिका का वर्णन है वो संविधान के कौन से भाग में है। तो आपका सबसे पहले संविधान का भाग आता है वो कौन सा आता है? 5। इसके बाद अपना क्वेश्चन ये था कि जो अपना राष्ट्रपति है वो अपनी कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। लेकिन यदि अपन कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख पूछे तो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख अपना प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ये अपना राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक। इसके बाद अपन पढ़े थे कि राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र का प्रमुख होता है, क्योंकि नाम तो राष्ट्रपति का चलता है, ठीक है। तो नाम मात्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। जो अपना इसमें आगे अपन अनुच्छेद पढ़ेंगे 77, अनुच्छेद 77 में लिखा है कि राष्ट्रपति भारत का नाम मात्र का प्रमुख होता है। इसके बाद अपन पढ़े थे कि राष्ट्रपति भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। तो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी कौन होता है? राष्ट्रपति। और देश के तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति पूछे तो तीनों सेना प्रमुखों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। इसके बाद अपन सबसे पहला अनुच्छेद पढ़े थे अपन पिछली क्लास में, जो अपना अनुच्छेद पढ़े थे 52। अनुच्छेद 52 में अपन पढ़े थे कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यानी अपने राष्ट्रपति के पद का वर्णन है वो अपने संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 52 में है। इसके बाद इसी में अपन पढ़े थे कि अपने जो राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है वो अपनी राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है वो कहां से ली गई? तो अपनी राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति है वो कहां से ली गई थी? ब्रिटेन से ली गई थी। इसका कहने का मतलब यह है कि अपने भारत के संविधान को उदार का थैला कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपने संविधान में कई शब्द है वो विदेश से ग्रहण किए गए। जैसे अपन पढ़े राष्ट्रपति का पद तो ब्रिटेन से लिया गया है, लेकिन अपना उपराष्ट्रपति का पद है वो कहां से लिया गया? अमेरिका से। लेकिन अपने भारत के प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल का पद है ये कनाडा से लिया गया। इस प्रकार भारत के संविधान को उदार का थैला कहा जाता है। अगला अनुच्छेद अपन इसमें पढ़े थे वो आपका अनुच्छेद था 53। भैया अनुच्छेद 53 में अपन पढ़े थे कार्यपालिका कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, क्योंकि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसके बाद अपन इसमें अनुच्छेद पढ़े थे पिछली क्लास में, अनुच्छेद पढ़े थे अपना 54। अनुच्छेद 54 में अपन पढ़े थे राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। राष्ट्रपति का क्या पढ़े थे? निर्वाचन मंडल। यदि अपन निर्वाचन मंडल की बात करें कि निर्वाचन मंडल है ये कहां से लिया गया था, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल अपन पढ़ चुके हैं जो कहां से लिया गया था? आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया? आयरलैंड से। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन शामिल होता है? तो इसमें अपन फर्स्ट लाइन में पढ़े थे कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। कौन से सदस्य? निर्वाचित। यानी राज्यसभा और लोकसभा के कौन से सदस्य? निर्वाचित। इसमें मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होते हैं। सेकंड नंबर पे पढ़े थे सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी मनोनीत सदस्य विधानसभाओं के भी शामिल नहीं होते हैं। थर्ड नंबर पे पढ़े थे 2 केंद्र शासित प्रदेश, एक तो अपना नई दिल्ली और एक ना पुदुचेरी। इन दोनों विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। इसके बाद अपन पढ़े थे कि भारत में प्रथम आम चुनाव 1952 में हुए थे, यानी राष्ट्रपति का जब पहली बार चुनाव हुआ था उस समय नई दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल नहीं थे। इनको शामिल कब किया गया था? तो अपन इसमें पढ़ चुके हैं कि इनको शामिल किया गया था अपना 17वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। तो 17वां संविधान संशोधन 1992 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में नई दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के सदस्यों को शामिल किया गया था। इसके बाद अपन अनुच्छेद पढ़े थे, इसमें अपना अनुच्छेद पढ़े थे 55। भैया अनुच्छेद 55 में अपन पढ़े थे राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति की बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति अपन पढ़े थे एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। इसके बाद अगला अनुच्छेद पढ़े थे अपन इसमें
56। भैया अनुच्छेद 56 में क्या पढ़े थे? अनुच्छेद 56 में पढ़े थे अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल। यदि राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो अपने राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। लेकिन यदि राष्ट्रपति 5 वर्ष पहले त्यागपत्र देगा तो राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर बोल सकते हैं उसको अपन। वर्तमान अपने लोकसभा अध्यक्ष है वो ओम बिड़ला है, जो कोटा से सांसद है। कहां से सांसद है? कोटा से। इसके बाद अपन अनुच्छेद पढ़े थे, वो अपन अनुच्छेद पढ़े थे 57। अनुच्छेद 57 में अपन पढ़े थे राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, इसका मतलब ये होता है कि अपने भारत में एक व्यक्ति कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। अपने भारत में ऐसी रोक नहीं है कि एक व्यक्ति 2 बार बनेगा या 3 बार बनेगा। अगर कोई व्यक्ति अगर चुनाव जीतता उम्मीदवार तो एक कई बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है? 57 में। इसके बाद अपन अगला अनुच्छेद पढ़े थे, वो आपका अगला अनुच्छेद पढ़े थे 58। कौन सा अनुच्छेद पढ़े थे? 58। अनुच्छेद 58 में अपन पढ़े थे राष्ट्रपति की योग्यता। राष्ट्रपति की योग्यता। यदि राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करें कि राष्ट्रपति की योग्यता कौन से अनुच्छेद में है, तो अपना क्वेश्चन है राष्ट्रपति की योग्यता है वो अनुच्छेद कौन से में? 58 में। योग्यता क्या है? 1 नंबर पे है कि वो भारत का क्या होगा? नागरिक होगा। सेकंड नंबर पे है वह कम से कम 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। कितने वर्ष की? 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। थर्ड नंबर पे है कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। 4 नंबर पे है कि वो देश में किसी लाभ के पद पर न हो। ठीक है, तो यह आपकी राष्ट्रपति की क्या होती है? योग्यता। इसके बाद अपन अगला अनुच्छेद पढ़े थे, वो आपका अगला अनुच्छेद था 59। जो अपना अनुच्छेद 59 आता है 59। अनुच्छेद 59 में अपन पढ़े थे राष्ट्रपति की शर्त। राष्ट्रपति की शर्त। यदि अपन राष्ट्रपति की शर्त की बात करें तो अपने भारत के राष्ट्रपति की शर्त क्या है? तो अपने राष्ट्रपति की शर्त यह है कि जो अपना राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, तो वो न तो लोकसभा की सदस्य है और न ही वो राज्यसभा की है। यानी अपने अनुच्छेद 59 में कहा गया है राष्ट्रपति की यह शर्त है कि जो व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति होगा, संवैधानिक प्रमुख होगा, वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। चाहे अपन बात करें न तो वो लोकसभा का होता है और नहीं ही वो राज्यसभा का होता है। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया? अपने 59 में। अगला अनुच्छेद अपन पढ़ेंगे 60। कौन सा अनुच्छेद है? 60। अनुच्छेद 60 की बात करें तो इसमें अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शपथ। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की शपथ। यदि अपन शपथ की बात करें तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसकी शपथ का वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 60 में है। लेकिन क्वेश्चन अपने को पूछे कि अपने राष्ट्रपति को शपथ है वो कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है अपना सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। यानी अपन बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, या इसी को अपन बोल सकते हैं उच्चतम न्यायालय। कौन सा न्यायालय? उच्चतम न्यायालय। या इसी को अपन बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। यानी उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश। ये मुख्य न्यायाधीश है, ये भारत के राष्ट्रपति को संविधान के संरक्षण की शपथ दिलाता है। किसकी शपथ दिलाता है? संविधान के संरक्षण की। इससे पहले देखो अपन बात करें कि अपने संविधान में यदि अनुसूचियों की बात करें, किसकी बात करें हैं? अनुसूचियों की। तो अपन अनुसूचियों की बात करें तो अपन तीसरी अनुसूची पढ़ते हैं। उस तीसरी अनुसूची में क्या बोला गया है? उसमें एक आ गया है तीसरी अनुसूची में कि अपने भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उन पदाधिकारियों की शपथ का वर्णन किया गया है। लेकिन उस तीसरी अनुसूची में अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल की शपथ का वर्णन नहीं किया गया है। यानी अपने राष्ट्रपति की शपथ का वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 60 में। जिसमें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम न्यायालय, या अपन बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। यानी उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो भारत के राष्ट्रपति को क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ये कौन से अनुच्छेद में? अपना 60 में। आगे देखो अगला अनुच्छेद। अगला अपना अनुच्छेद आता है, अगला अनुच्छेद आता है अपना 61। अनुच्छेद 61 में अपन पढ़ेंगे महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया। ये महाभियोग की प्रक्रिया है, ये अपनी ली गई थी अमेरिका से।
कहां से ली गई थी? अमेरिका से। क्वेश्चन अपना क्या पूछता है कि महाभियोग की प्रक्रिया है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 61 में। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया है ये अपनी कहां से ली गई? तो अपना क्वेश्चन होगा अमेरिका से। ये महाभियोग है वो अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक। देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। भैया अर्धन्यायिक प्रक्रिया मतलब ये है कि ये प्रक्रिया आपकी कहां से ली गई? अमेरिका से ली गई। ठीक है, ये राष्ट्रपति को हटाने की क्या है? प्रक्रिया है। यानी महाभियोग कैसी प्रक्रिया माना गया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया माना गया है। इसके बाद क्वेश्चन आता है महाभियोग का आधार। यदि अपन महाभियोग के आधार की बात करें कि महाभियोग के आधार क्या है? आधार का मतलब यह है कि राष्ट्रपति को आप हटाओगे तो उसका आधार क्या है, कारण क्या है, वजह क्या है। तो राष्ट्रपति के आधार में आप याद रखना है भैया, इसमें आपको याद रखना है संविधान का उल्लंघन। क्या याद रखना है? संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन यानी कहने का मतलब यह है कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है, वो संविधान का हनन करता है, तो उसको महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि महाभियोग है वो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को हटाने की क्या है? प्रक्रिया है। यदि अपन बात करें कि जो महाभियोग है, ठीक है, यदि महाभियोग की सूचना के बारे में बात करें कि महाभियोग की सूचना देते हैं किसको? राष्ट्रपति को। वो भैया राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना है वो संसद के कितने सदस्य देते हैं? 1/4 सदस्य। कितने सदस्य? 1/4 सदस्य। और कितने दिन पूर्व सूचना देते हैं? 14 दिन पूर्व। यानी अपने को ये याद रखना है कि राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लाया जा रहा है, राष्ट्रपति संविधान का हनन करता है, तो संसद के 1/4 सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देते हैं कि राष्ट्रपति जी आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। कितने दिन पूर्व दी जाती है? 14 दिन पूर्व। और कितने सदस्य सूचना देते हैं? 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को सूचना देते हैं कि राष्ट्रपति जी आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है। जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है तो प्रथम सदन मतलब प्रथम सदन के 2/3 सदस्य। कितने सदस्य? 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करके महाभियोग पारित करके दूसरे सदन में भेजते हैं। कितने सदस्य? 2/3 सदस्य। लेकिन यहाँ प्रथम सदन का मतलब है वो कोई सा भी सदन हो सकता है। कहने का मतलब है संसद के 2 सदन हैं, पहला राज्यसभा और जैसे लोकसभा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति के ऊपर अगर महाभियोग लाया जा रहा है तो राष्ट्रपति का महाभियोग पहले लोकसभा में भी पारित हो सकता है, पहले राज्यसभा भी हो सकता है, यानी पहले दोनों में से किसी भी सदन में पारित हो सकता है। तो प्रथम सदन के 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करके जांच के लिए कहां भेजते हैं? दूसरे सदन में। भैया दूसरे सदन में किसके लिए भेजते हैं? जांच के लिए दूसरे सदन में भेजते हैं। अब जांच होती है जब राष्ट्रपति के महाभियोग की, तो महाभियोग की जांच होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के। किसके भैया? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सानिध्य में होती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सानिध्य में होती है और वहां खुद राष्ट्रपति भी उपस्थित हो सकते हैं। कौन उपस्थित होते हैं? राष्ट्रपति खुद भी उपस्थित हो सकते हैं या फिर राष्ट्रपति अपना वकील रख सकते हैं। राष्ट्रपति अपना क्या रख सकते हैं? वकील। यानी कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति का दूसरे सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग की जांच होती है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सानिध्य में, तब राष्ट्रपति है वो वहां उपस्थित हो सकता है या फिर राष्ट्रपति अपना वकील रख सकता है। यदि मान लो जांच में यह पाया गया कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है, तो फिर दूसरे सदन के भैया फिर दूसरे सदन के 2/3 सदस्य, दूसरे सदन के भी कितने सदस्य? 2/3 सदस्य महाभियोग के ऊपर हस्ताक्षर करते हैं और महाभियोग पारित किया जाता है और राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन यह आता है कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। तो आपको याद रखना है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो क्या है कि राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है वो कौन सी है? महाभियोग की प्रक्रिया है। जो महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है? अमेरिका से। कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है।
और कौन से अनुच्छेद में है, तो अपना क्वेश्चन क्या होगा, 61 में है। यदि बात करें महाभियोग कैसी प्रक्रिया है, एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है जो राष्ट्रपति को हटाने की क्या है, प्रक्रिया है। इसके बाद बात करें कि महाभियोग का आधार पूछे, आधार की वजह है कि क्या कारण है, क्या वजह है राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है, ठीक है। तो इसका अपना क्वेश्चन ये होगा कि संविधान का उल्लंघन, यदि राष्ट्रपति संविधान का हनन करता है, उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर क्या लाया जाता है, महाभियोग लाया जाता है। महाभियोग से राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है, तो अपना उत्तर होगा कि महाभियोग से राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है और संसद के 1/4 सदस्य मिलकर सूचना देते हैं कि राष्ट्रपति जी आपके ऊपर महाभियोग लाया जा रहा है, आपके ऊपर क्या लाया जा रहा है, महाभियोग लाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद प्रथम सदन के, कौन से सदन के, प्रथम सदन के 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करके जांच के लिए दूसरे सदन में भेजते हैं। कहां भेजते हैं, दूसरे सदन में। अब दूसरे सदन में जब जांच होती है तो जांच में खुद राष्ट्रपति उपस्थित हो सकता है या फिर राष्ट्रपति अपना वकील रख सकता है। यदि जांच में यह पाया गया कि राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो दूसरे सदन के 2/3 सदस्य हस्ताक्षर करके महाभियोग पारित करते हैं और राष्ट्रपति अपना पद छोड़ता है। लेकिन क्वेश्चन अब अपना यह आता है कि अब तक किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा नहीं हटाया गया है। अब अपन इसमें आगे क्या पढ़ेंगे, आगे अपन ये पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन कौन शामिल होते हैं। आगे देखो इसी में राष्ट्रपति के महाभियोग में, राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के, राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदनों के, दोनों सदनों के निर्वाचित, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, निर्वाचित व मनोनीत सदस्य, निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। देखो इसका मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है तो उसमें कौन शामिल होता है, तो आपको याद रखना है राष्ट्रपति के महाभियोग में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। यानी अपने को इसमें नोट लगा के आपको नोट में ये याद रखना है। देखो अपने को नोट में क्या याद रखना है, आपको नोट में याद रखना है महाभियोग में, महाभियोग में, महाभियोग में विधानसभा व विधान परिषद, विधानसभा व विधान परिषद के, विधानसभा व विधान परिषद के, विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, सदस्य शामिल नहीं होते हैं। विधानसभा व विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लाया जाता है तो इसमें भैया संसद के दोनों सदनों के कौन से सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित, और कौन से सदस्य, मनोनीत सदस्य। लेकिन इसमें कौन शामिल नहीं होते हैं, इस महाभियोग में विधानसभा के व विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। भाई पहले जब राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता अपन अनुच्छेद पढ़े थे 54, उसमें अपन पढ़े थे कि सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। लेकिन यह मेरा कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो विधानसभा के सदस्य भी शामिल होते थे, लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग में विधान परिषद के, विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, वहां ये मनोनीत सदस्य शामिल नहीं थे, लेकिन यह संसद के मनोनीत सदस्य भी शामिल होते हैं। यदि अपन मनोनीत सदस्यों की बात करें तो अब राज्यसभा में, कहां पर भैया,
राज्यसभा में पूछे तो राज्यसभा में मनोनीत सदस्य कितने होते हैं? 12 होते हैं। ये 12 मनोनीत सदस्य हैं। इनकी जो नियुक्ति करता है मनोनीत करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत करता है वो कौन करता है? राष्ट्रपति, जो कला, विज्ञान, साहित्य, वाणिज्य और खेल से संबंधित होते हैं। लेकिन अपन लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन यानी आंग्ल भारतीय सदस्य मनोनीत करता था। लेकिन अपने संविधान में 104वां संविधान संशोधन के तहत एंग्लो इंडियन सदस्य की मनोनीत करने की प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। तो अब आपको याद रखना है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्य पूछे तो कितने बताना है आपको? 12 सदस्य बताना है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता है अपना अनुच्छेद 62। कौन सा अनुच्छेद आता है? 62। अनुच्छेद 62 में अपन क्या पढ़ेंगे? देखो अनुच्छेद 62 में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले अपन अनुच्छेद पढ़े 52। 52 में क्या पढ़े? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। 53 पर पढ़े कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। 54 में पढ़े राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, जो निर्वाचन मंडल आयरलैंड से लिया गया, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इन नई दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को कब शामिल किया गया? तो अपने संविधान में 70वां संविधान संशोधन 1992 में नई दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया। इसके बाद अपन अनुच्छेद पढ़े, इसी में पढ़े थे कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और राष्ट्रपति के चुनाव में 50 तो अनुमोदक होते हैं, 50 प्रस्तावक होते हैं और 15,000 रुपए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की 15,000 रुपए जमानत राशि जमा होती है। ये जमानत राशि है वो भारतीय रिजर्व बैंक में जमा होती है। ठीक है, अगर कुल डाले गए वैध मतों में से यदि 1/6 से कम मत प्राप्त करता उम्मीदवार तो उसकी 15,000 रुपए जमानत राशि जब्त हो जाती है। इसके बाद इसी में अपन पढ़े थे कि अपने जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें सांसद और विधायकों का क्या रखा जाता है? मतमूल्य रखा जाता है। जैसे राजस्थान के विधायक का मतमूल्य है 129 रखा जाता है। ठीक है, सांसद का मतमूल्य पूछे तो 708 रखा जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा मतमूल्य है वो यूपी के विधायक का रखा जाता है 208, और सबसे कम मतमूल्य 7 रखा जाता है वो सिक्किम के विधायक का रखा जाता है। इसके बाद अपन अगला अनुच्छेद पढ़े 55, उसमें पढ़े राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान प्रणाली। इसके बाद अपन इसी में पढ़े थे 55 में, इसमें पढ़े कि जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनसंख्या को आधार माना जाता है। कौन से वर्ष की को? 1971 की जनसंख्या के आधार पर ही सांसद और विधायकों का मतमूल्य माना गया है। लेकिन इसमें अपने को क्वेश्चन पूछे कि 1971 की जनसंख्या है, इसको राष्ट्रपति के चुनाव में कब तक आधार माना जाएगा? तो अपना ये क्वेश्चन आता है। इसको 84वां संविधान संशोधन हुआ है वो 2001 में हुआ है। उसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में 1971 की जनसंख्या को कब तक? 2026 तक आधार माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब अगला अनुच्छेद अपन 62 पढ़ रहे थे। ठीक है, 56 में कार्यकाल पढ़ चुके, 57 में पुनर्निर्वाचन, 58 में अपन योग्यता, 59 में अपन शर्त और 60 में शपथ पढ़े, 61 में अपन महाभियोग। अब 62 में क्या लिखा हुआ है? 62 में आपको एक लाइन याद रखना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव हो जाने चाहिए। यानी 62 में कहा गया है कि अपने भारत देश में यही नियम है कि जैसे एक राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है उसके लगभग ही क्या हो जाते हैं? चुनाव हो जाते हैं। तो 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या हो जाने चाहिए? चुनाव हो जाने चाहिए। तो देखो 62 में क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से, राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव होने चाहिए।
होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि जैसे वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, तो अपने जैसे ही द्रौपदी मुर्मू का कार्यकाल 5 साल होगा, उसके लगभग ही अपने क्या हो जाते हैं, चुनाव हो जाते हैं। और अपने राजस्थान में यही प्रक्रिया है कि उसका एक का राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने वाला है, उसके लगभग ही क्या हो जाते हैं, चुनाव हो जाते हैं। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही क्या हो जाने चाहिए, चुनाव हो जाने चाहिए। कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, 62 में। तो ये अपन पढ़े, यहाँ 52 से लेकर 62 तक अपन 10 अनुच्छेद पढ़े। इन अनुच्छेदों को आप अच्छी तरह से लिख लेना। अब इसी में अपन आगे पढ़ेंगे वो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसी में अपन आगे पढ़ेंगे राष्ट्रपति के वेतन व भत्ते। राष्ट्रपति के क्या पढ़ेंगे, वेतन व भत्ते। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है महीने का और उनके भत्ते क्या क्या हैं। तो आपको राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों में आपको याद रखना है। सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना क्या पूछता है कि भाई राष्ट्रपति के जो वेतन और भत्ते हैं इनका निर्धारण कौन करता है। राष्ट्रपति के वेतन और क्या है, भत्ते, तो इनका निर्धारण कौन करता है। तो भैया इसको याद रखना, इसका निर्धारण कौन करता है, संसद करती है। कौन करती है, संसद। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाना है तो बढ़ाने का काम कौन करती है, संसद। यानी वेतन भत्तों का निर्धारण पूछे तो वो कौन करेगी, संसद करेगी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति को वेतन भत्ते हैं वो कहां से मिलते हैं। तो आपको याद रखना वेतन भत्ते मिलते हैं भारत की संचित निधि से। कौन सी निधि से, संचित निधि। यदि अपन संचित निधि की बात करें तो भैया ये अपनी संचित निधि है वो अपने संविधान के अनुच्छेद है 266। कौन से अनुच्छेद है, 266। यानी अनुच्छेद 266 है, उसमें भारत की संचित निधि का वर्णन किया गया है। यदि अपन संचित निधि के बारे में बात करें तो संचित निधि पर भी अधिकार किसका होता है, संसद का होता है। यानी कहने का मतलब यह है अपने भारत में जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो संवैधानिक हो, ठीक है, कोई से भी पदाधिकारी हैं उन सभी को वेतन भत्ते मिलते हैं। वो कहां से मिलते हैं, संचित निधि से मिलते हैं। तो अपने को इसमें यह याद रखना है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का निर्धारण तो कौन करता है, संसद करती है, लेकिन राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते मिलते हैं वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं, जिसका वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 266 में है। और संचित निधि पर अधिकार की बात करें तो इस पर अधिकार या नियंत्रण वो किसका होता है, संसद का होता है। यानी संचित निधि पर नियंत्रण किसका होता है, संसद का होता है। तो आपको याद रखना है कि संचित निधि पर नियंत्रण होता है वो किसका होता है, संसद का होता है, ठीक है। इसके बाद फिर अपन इसी में पढ़ेंगे यदि अपन राष्ट्रपति के वेतन की बात करें तो वर्तमान में, कब भैया, वर्तमान में अपने राष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है वो राष्ट्रपति को वेतन मिलता है 5 लाख रुपए। कैसे मिलता है, 5 लाख रुपए प्रति माह वेतन मिलता है। कितना मिलता है, 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति को क्या मिलता है, वेतन। तो आपको याद रखना है अगर क्वेश्चन पूछे कि भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान में कितना वेतन मिलता है तो वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन मिलता है। लेकिन जब अपना राष्ट्रपति सेवानिवृत्त हो जाता है, राष्ट्रपति क्या हो जाता है, सेवानिवृत्त, तो सेवानिवृत्त हो जाने के बाद अपने राष्ट्रपति को जो पेंशन मिलती है वो वार्षिक पेंशन मिलती है। कैसे मिलती है, वार्षिक पेंशन। तो आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति को मासिक पेंशन नहीं मिलती है, राष्ट्रपति को पेंशन कैसे मिलती है, वार्षिक पेंशन। यानी वार्षिक पेंशन वेतन का 50%। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे 12 महीने में राष्ट्रपति को 60 लाख रुपए वेतन मिलता है तो उसका 50%, यानी कहने का मतलब है राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन 30 लाख रुपए प्रति वर्ष मिलती है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति को जो पेंशन मिलती है वो कैसे मिलेगी, वार्षिक। यानी राष्ट्रपति को मासिक पेंशन नहीं मिलती है। यानी राष्ट्रपति को वेतन तो मासिक मिलता है लेकिन जब वो सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायरमेंट हो जाता है, तो उसके बाद उसको वार्षिक पेंशन मिलती है। वो कैसे मिलती है, वार्षिक पेंशन मिलती है। तो आपको याद रखना है
राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों के बारे में बात करें तो इनका निर्धारण कौन करेगा? संसद। लेकिन ये भारत की संचित निधि पर अधिकार होता है वो किसका होता है? संसद का। और वेतन भत्ते भी कहां से मिलते हैं? संचित निधि से। यदि संचित निधि पूछे तो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 266 में। वर्तमान में राष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो कितना मिलता है? 5 लाख रुपए प्रति माह। लेकिन जब राष्ट्रपति सेवानिवृत्त हो जाता है तो राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन मिलती है जो वेतन का 50% मिलता है। ठीक है, तो ये अपन सबसे पहले अपन राष्ट्रपति के बारे में पढ़े। संघ की अपनी जो कार्यपालिका है उसमें सबसे पहले संवैधानिक प्रमुख अपना राष्ट्रपति होता है, तो 52 से 62 तक पढ़े। उसके बाद राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते पढ़े। अब अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियां। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति की शक्तियां कि जिसका प्रयोग राष्ट्रपति कार्य करता है। देखो राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे अपन। राष्ट्रपति की शक्तियां दो प्रकार की होती है अपनी। तो देखो एक नंबर पे तो आएगी अपनी सामान्य शक्तियां। कौन सी शक्तियां? सामान्य शक्तियां। यानी राष्ट्रपति की शक्तियों के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक नंबर पे कौन सी शक्ति? सामान्य शक्ति। और सेकंड नंबर पे आती है वो भैया आपकी सेकंड नंबर पे आती है आपातकालीन शक्तियां। कौन सी शक्तियां? आपातकालीन आपातकालीन शक्तियां। यानी अपनी राष्ट्रपति की शक्तियां 2 प्रकार की होती है। एक तो सामान्य शक्तियां और सेकंड नंबर पे कौन सी होगी? आपातकालीन शक्तियां। ठीक है, अब अपन सबसे पहले बात करेंगे वो अपन बात करेंगे सामान्य शक्तियों की। तो देखो अपनी सामान्य शक्तियां कौन कौन सी होती है। सबसे पहले एक नंबर पे आती है सामान्य शक्तियों में, वो आपकी एक नंबर पे आएगी कार्यपालिका शक्ति। कौन सी शक्ति आएगी एक नंबर पे? कार्यपालिका। एक नंबर पे आएगी कार्यपालिका शक्ति। कौन सी शक्ति आएगी एक नंबर पे? कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद 2 नंबर पे आती है वो आपकी शक्ति आती है विधायी शक्ति। कौन सी शक्ति आती है? विधायी शक्ति। 2 नंबर पे विधायी शक्ति। इसके बाद आपकी 3rd नंबर पे आती है वो आपकी 3rd नंबर पे आती है वित्तीय शक्ति। 3rd नंबर पे कौन सी आती है? वित्तीय शक्ति। 3rd नंबर पे आती है वित्तीय शक्ति। 4 नंबर पे आती है वो आपकी आती है न्यायिक शक्ति। 4 नंबर पे कौन शक्ति आती है? न्यायिक शक्ति। और 5 नंबर पे आती है वो आपकी आती है सैन्य शक्ति। कौन सी शक्ति आती है 5 नंबर पे? सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति। और इसी में अपन 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे आपकी वीटो शक्ति। कौन सी शक्ति? वीटो शक्ति। यानी कहने का मतलब है अपना वीटो पावर है वो अपन 6 नंबर पे पढ़ेंगे। अगर इसकी बात करें आपातकालीन शक्तियों की, देखो सामान्य शक्तियां तो कितनी हो गई अपनी? 6। लेकिन आपातकालीन शक्तियों की बात करें तो ये अपनी कितनी होती है? 3। देखो 3 कौन कौन सी होती है? एक नंबर पे पढ़ेंगे अपन वो आपका सबसे पहले अनुच्छेद आएगा 352। कौन सा आएगा? 352। सेकंड नंबर पर इसमें अनुच्छेद पढ़ेंगे अपन वो भैया अपना अनुच्छेद आएगा 356। कौन सा अनुच्छेद आएगा? 356। 3rd नंबर पर अपन इसमें पढ़ेंगे वो अपना अनुच्छेद आएगा वो आपका अनुच्छेद आएगा 360। यानी 352 में तो कौन सा आपात पढ़ेंगे अपन? राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपात पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आपात। राष्ट्रीय आपात। इसमें पढ़ेंगे अपन वो इसमें पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे वित्तीय आपात। कौन सा आपात पढ़ेंगे? वित्तीय आपात। यानी कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां हैं वो मूल रूप से 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। यानी एक नंबर पे तो कौन सी आती है आपकी?
सामान्य शक्तियां। और 2 नंबर पे कौन सी आती है? आपातकालीन शक्तियां। यदि अपन सामान्य शक्तियों की बात करें तो भैया अपनी सामान्य शक्तियों के 6 प्रकार होते हैं, जिसमें अपन सबसे पहले 1 नंबर पे कौन शक्ति है? कार्यपालिका शक्ति। इसके बाद 2nd नंबर पे पढ़ेंगे अपन विधायी शक्ति। कौन शक्ति? विधायी शक्ति। और 3rd नंबर पे पढ़ेंगे अपन वित्तीय शक्ति। कौन शक्ति? वित्तीय। और 4 नंबर पे पढ़ेंगे न्यायिक शक्ति, 5 नंबर पे पढ़ेंगे सैन्य शक्ति, और 6 नंबर पे पढ़ेंगे अपन वीटो शक्ति। कौन सी शक्ति पढ़ेंगे? वीटो शक्ति। फिर अपन अगर 2nd नंबर पे बात करें आपातकालीन शक्तियों की, तो आपातकालीन शक्तियां अपनी 3 प्रकार की होती है। 3 कौन कौन सी? एक तो अपन अनुच्छेद पढ़ेंगे 352। अनुच्छेद 352 में तो अपन पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपात पढ़ेंगे? राष्ट्रीय आपात। इसके बाद अपन अनुच्छेद पढ़ेंगे 356। इस 356 में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति शासन। क्या पढ़ेंगे? राष्ट्रपति शासन। इसके बाद अनुच्छेद 360 है, इस 360 में अपन पढ़ेंगे वो वित्तीय आपात पढ़ेंगे। कौन सा आपात? वित्तीय आपात। अब अपन आज बात करते हैं इसमें वो सबसे पहली शक्ति की बात करेंगे सामान्य शक्तियों में, वो आपकी 1 नंबर पे आती है कार्यपालिका शक्ति। देखो कार्यपालिका शक्ति क्या है? देखो सबसे पहले 1 नंबर पे अपन पढ़ेंगे वो आपकी 1 नंबर पे शक्ति आती है कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। कार्यपालिका शक्ति। तो यदि अपन कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात करें तो इसमें अपना वही अनुच्छेद सबसे पहले कौन सा आता है? 53। कौन सा अनुच्छेद आता है अपना? 53। अनुच्छेद 53 में लिखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो देखो ये अपना अनुच्छेद कौन सा है? 53। जो अपन अनुच्छेद 53 पहले पढ़ चुके हैं, तो अपनी जो कार्यपालिका है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 53 में है। 53 में क्या लिखा है? 53 में लिखा है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो अपनी कार्यपालिका शक्ति में अपन सबसे पहला अनुच्छेद है वो 53 पढ़ रहे हैं। उसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, क्योंकि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो कार्यपालिका पढ़ रहे अपन शक्ति। इसमें अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे अपन 74। कौन सा अनुच्छेद पढ़ेंगे? 74। तो देखो अनुच्छेद 74 74 इसमें क्या लिखा हुआ है? राष्ट्रपति की, अनुच्छेद 74 में अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की सलाह के लिए, राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक क्या होगी? मंत्री परिषद होगी। ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया? अपने 74 में। यानी अपने को ये याद रखना है कि अपनी मंत्री परिषद पूछे तो मंत्री परिषद कौन से अनुच्छेद में है? 74 में। लेकिन कार्यपालिका पूछे तो कार्यपालिका कौन से अनुच्छेद में पढ़ेंगे अपन? 53 में। यानी 53 में तो कार्यपालिका का प्रमुख पूछे तो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन कार्यपालिका का अगर वास्तविक प्रमुख पूछे या राजनीतिक प्रमुख पूछे तो वो कौन होता है? अपना प्रधानमंत्री होता है। लेकिन यह अपन अनुच्छेद 74 में बात करें, अनुच्छेद 74 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी।
क्या होगी? मंत्री परिषद। देखो आगे अपने सामने एक शब्द और आएगा मंत्रिमंडल, वो मंत्रिमंडल अलग से पढ़ेंगे अपन, क्योंकि मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद तो अपन 74 में पढ़ेंगे और मंत्रिमंडल अपन 352 में पढ़ेंगे, जिसमें अपना राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन है। ठीक है, तो यहाँ अपन 74 में बात कर रहे थे कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि अपना भारत का राष्ट्रपति जो भी काम करता है वो मंत्री परिषद की सलाह से ही करता है। और मंत्री परिषद का प्रमुख पूछे तो वो अपना प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है मंत्री परिषद का प्रमुख? प्रधानमंत्री, क्योंकि प्रधानमंत्री भारत का सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री होता है। उसी प्रकार राज्य के संदर्भ में देखें तो राज्य का सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री होता है और केंद्र में सबसे बड़ा कैबिनेट मंत्री कौन होता है? प्रधानमंत्री। तो अपना अनुच्छेद 74 में यही पढ़े अपन कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का प्रमुख अपना पीएम या प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। आगे देखो इसमें अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे, वो अपना अनुच्छेद पढ़ेंगे 75 सॉरी, अगला अनुच्छेद पढ़ेंगे अपन 75। देखो 75 में क्या लिखा हुआ है? अगला अनुच्छेद आता आपका 75 अनुच्छेद 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद में लिखा है? 75 में। यानी कहने का मतलब है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि भारत का प्रधानमंत्री होता है तो अपना प्रधानमंत्री है वो नियुक्त होता है। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री निर्वाचित नहीं होता है, मनोनीत नहीं होता है, अपना प्रधानमंत्री क्या होता है? नियुक्त होता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो कौन से अनुच्छेद में है? 75 में। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद में? 75 में। इसी अनुच्छेद में अपन पढ़ते हैं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति पीएम की सलाह से। किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से। प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यानी कहने का मतलब यह है कि अपने भारत के प्रधानमंत्री और सभी जो अन्य मंत्री हैं उन सभी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद में करता है? 75 में करता है। फिर इसी अनुच्छेद में अपने को देखो आगे पढ़ना है। इसी अनुच्छेद में अपने का लिखा है प्रधानमंत्री वह सभी मंत्रियों को, प्रधानमंत्री व सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व सभी मंत्रियों को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो ये अपना आपको अनुच्छेद 75 में याद रखनी है कि भारत के प्रधानमंत्री व सभी मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो इस सभी मंत्री और प्रधानमंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन अपना क्वेश्चन आ जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है अपना सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है। जब अपना राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो चुनाव के बाद जब राष्ट्रपति संविधान के संरक्षण की शपथ लेता है तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। लेकिन जब प्रधानमंत्री वो सभी मंत्रियों की नियुक्ति होती है और नियुक्ति के बाद जब वो शपथ लेते हैं तो सभी मंत्री और प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। यहाँ पर कौन से अनुच्छेद की बात कर रहे थे? 75। लेकिन अगला क्वेश्चन अपन इसी अनुच्छेद में पढ़ेंगे प्रधानमंत्री व सभी मंत्री, प्रधानमंत्री व सभी मंत्री यदि अपन इनकी त्यागपत्र की बात करें, प्रधानमंत्री की किसकी बात करें? त्यागपत्र की। तो त्यागपत्र भी भैया किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। किसको देते हैं? राष्ट्रपति को। तो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 75 में। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को शपथ भी राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री और सभी मंत्री त्यागपत्र देंगे तो वो त्यागपत्र भी किसको देते हैं? राष्ट्रपति को ही देते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि यदि अपनी मंत्री परिषद, क्या भैया? मंत्री परिषद
क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है कि किसके त्याग पत्र देने पर मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। ठीक है, तो अपने को याद रखना है कि यदि भारत का प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। तो आपको याद रखना है मंत्रिपरिषद का प्रमुख भी कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो ये प्रक्रिया अपन कौन से अनुच्छेद में पढ़े, 75 में। अगला अनुच्छेद है अपना 76। देखो अगला अनुच्छेद अपन 76 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 76 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 76 में अपन पढ़ेंगे महान्यायवादी, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। यदि अपन महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की बात करें तो इसका वर्णन है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, 76 में। अब इसमें अपने को बिल्कुल फैक्ट टू फैक्ट, लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखना है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो अपना यही है कि महान्यायवादी का वर्णन है, अटॉर्नी जनरल का वर्णन है, वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद पूछे तो आपको याद रखना 76 अनुच्छेद है। इसके बाद अपन इसकी बात करते हैं नियुक्ति की। किसकी बात करते हैं, नियुक्ति। तो भैया महान्यायवादी की जो नियुक्ति है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति है, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अटॉर्नी जनरल की अगर अपन नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति है वो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। आपको याद रखना है अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति। लेकिन अपना क्वेश्चन ये कई बार पूछा हुआ है कि यदि भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी, कौन सा अधिकारी ही, कानूनी अधिकारी। यदि भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी पूछे तो भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी कौन होता है, महान्यायवादी होता है। कौन होता है, महान्यायवादी। यदि इसका कार्य पूछे कि इसका कार्य क्या होता है तो इसका कार्य होता है कि ये कानून से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को देता है। कानून से संबंधित सूचना किसको देता है, राष्ट्रपति को। यानी भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी तो महान्यायवादी होता है, लेकिन राज्यों का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है वो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है, महाधिवक्ता। जो अपन महाधिवक्ता अनुच्छेद पढ़ते हैं 165 में। ठीक है, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता है वो राज्य का कानूनी अधिकारी होता है। लेकिन अपने भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी पूछे तो वो अपने अनुच्छेद 76 में है, जिसका कार्य होता है कि ये कानून से संबंधित सूचना किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। यदि इसके कार्यकाल की बात करें तो भैया इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। यानी कह सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत स्थित है। किसके प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, प्रसाद पर्यंत स्थित है। प्रसाद पर्यंत स्थित है, इसका मतलब यह है कि इसको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है यदि ये संविधान का हनन करता है, संविधान का उल्लंघन करता है। तो आपको यह भी याद रखना है कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत स्थित है, राष्ट्रपति के, क्योंकि उसको शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और उसकी नियुक्ति भी कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन महान्यायवादी यदि त्यागपत्र देगा, क्या देगा भैया, त्यागपत्र, तो महान्यायवादी त्यागपत्र है वो त्यागपत्र भी किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, राष्ट्रपति को। अब इसमें अपना अगला क्वेश्चन ये आता है, महान्यायवादी संसद का सदस्य, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, संसद का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद रखना क्या महान्यायवादी संसद का सदस्य होता है, नहीं होता है, लेकिन ये संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत का वह संवैधानिक पदाधिकारी जो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग लेता है। तो संसद का सदस्य न होते हुए भी संसद की बैठकों में भाग लेता है तो वो कौन होता है, अपना अटॉर्नी जनरल होता है। लेकिन वो संसद में मतदान नहीं करता है। देखो मतदान क्यों नहीं करता है, क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है, तो वो संसद में मतदान नहीं करता है, लेकिन वो संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। तो अपना सबसे विषय अपना अनुच्छेद 76 में है। फर्स्ट लाइन पढ़े कि महान्यायवादी का वर्णन कौन से अनुच्छेद में, अपने 76 में। यदि इसकी नियुक्ति की बात करें तो इसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। ठीक है, यदि अपन क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी है वो कौन होता है, महान्यायवादी होता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका कार्य ये होता है
कि ये भारत में कानून से संबंधित, ठीक है, कानून से संबंधित जो भी सूचना है वो किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। यदि कार्यकाल पूछे तो इसका कार्यकाल क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। अगर ये त्याग पत्र देगा तो त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और ये किसके प्रसाद पर्यंत स्थित है, तो भैया ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत स्थित है कि यदि ये संविधान का हनन करता है तो इसको राष्ट्रपति जब चाहे तब हटा सकता है। यदि इसकी योग्यता पूछे, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि महान्यायवादी की योग्यता किसके समान होती है, तो भैया इसकी योग्यता है वो अपने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान होती है। अब क्वेश्चन ये है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या है, तो इसकी 1 नंबर पे आती है कि वो भारत का नागरिक होगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है कि वो कम से कम 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो। कौन से न्यायालय का, उच्च न्यायालय का। पहले 5 वर्ष उच्च न्यायालय में रहेगा, उसके बाद ही वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनेगा। थर्ड नंबर पे है कि कम से कम वो 10 वर्ष वकालत कर चुका हो या वकील के पद पर रह चुका हो। 4 नंबर पे है कि वो राष्ट्रपति की राय में या राष्ट्रपति की नजर में पारंगत विधिवेता हो या वो कानून का ज्ञाता हो। तो जो कानून का ज्ञाता होगा, ठीक है, पारंगत विधिवेता होगा, वही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनेगा। और जो योग्यता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की होती है वही योग्यता अपने अटॉर्नी जनरल की होती है। यदि अटॉर्नी जनरल का पद पूछे कि इसका पद कैसा होता है, तो आपको इसको याद रखना है, इसका पद है वो संवैधानिक होता है। कैसा होता है, संवैधानिक। यानी एक पद प्रशासनिक होता है, वो सरकारी पद होता है, राजनीतिक होता है, वो चुनाव से होता है, लेकिन संवैधानिक वो पद होता है जो संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। तो अपना याद रखना आपको कि महान्यायवादी है वो कैसा होता है, इसका पद संवैधानिक पद होता है, ठीक है। तो इसमें अपन इसके बाद अपन इसमें पढ़े कि महान्यायवादी है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन वो संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन वो संसद में मतदान नहीं करता है क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है, ठीक है। तो आज यहीं तक ही पढ़ेंगे। अपन नेक्स्ट क्लास में जो अपन कार्यपालिका शक्ति पढ़ रहे हैं वो अपन नेक्स्ट अनुच्छेद इसी में शक्ति में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।